आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एनडीए 2023 का मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देन what is the value of 1 minus omega upon 1 plus omega मॉडुलस। फर्स्टली आपके पास जो डिनोमिनेटर दिया है 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी आपके पास वैल्यू होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास होता है कॉन्सेप्ट। तो इसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। ठीक है, देन ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसकी आपके पास वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमिनेटर का मॉडुलस अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर का अलग कर देंगे। ठीक है, देन लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 3/2 माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, तो मॉडुलस के लिए आपके पास फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। आप फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 12/4। 12/4 कैन बी रिटन एज √3। तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट का एक नंबर फाइंड करना है जो कि आपके पास नंबर बन रहा है 0 1 2 3 4 5 से, और हर एक जो डिजिट है वो एक बार यूज़ करना है। जो 6 डिजिट का नंबर आप फॉर्म करेंगे वो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्टली हमने इन सब जो 6 डिजिट का नंबर है उसके लिए क्या कंडीशन है, 6 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय 6 वो नंबर लिखने हैं। तो डिविजिबल बाय 6 वही नंबर होते हैं जो 2 और 3 के डिविजिबल नंबर हो। तो फर्स्टली हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखें तो जो 6 डिजिट है उनका जो सम है वो आपका मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो हमारे पास जो 6 डिजिट यूज़ किए गए हैं इनका जो सम आ रहा है वो 15 आ रहा है, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है। दैट मीन्स ये सारे नंबर किसी भी ऑर्डर में पुट किए जाएं आपका 3 का मल्टीपल ज़रूर होंगे। अब आती है बात कि ये जो डिजिट है वो 2 का मल्टीपल कब होंगे। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 0 2 और 4 ये 3 डिजिट है। अगर लास्ट यूनिट प्लेस पे आपके पास ये 3 डिजिट पुट किए जाएँ तो ऑल नंबर आर इवन। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन एग्री करती है तो ऑल जो 6 डिजिट नंबर हम लिखेंगे वो डिविजिबल बाय 6 होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप 6 बॉक्स बना दिए जाएंगे इस तरह से। 6 बॉक्स बना दीजिए और यूनिट प्लेस में पॉसिबल वैल्यू आपके पास ओनली 3 है। एक 0 है, 2 है और 4 है। ओनली 3 डिजिट है जो कि आप इस यूनिट प्लेस में फिल कर सकते हैं। तो 3 पॉसिबल वैल्यू, फिर यूनिट से आगे टेंस प्लेस पे आपके पास 5 पॉसिबल वैल्यू, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड 1। ठीक है, इन वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 360। 360 आपके पास ऐसे 6 डिजिट के नंबर हैं जो कि 6 से डिविजिबल हैं। ठीक है, पर इन सभी डिजिट में आपके पास कुछ ऐसे डिजिट आते हैं जैसे कि 0 1 2 3 5 4। ये आपके पास एक 6 डिजिट का नंबर आ रहा है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, पर हमने देखा है जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो 5 डिजिट के नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये डिजिट हमें नेगलेक्ट करने पड़ेंगे, इसीलिए हमने ऐसे डिजिट जो कि 0 से स्टार्ट होते हो उनके लिए अरेंजमेंट करनी है। तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया कि ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू दैट इज़ 0, और लास्ट प्लेस पे अब हमारे पास 2 पॉसिबल डिजिट बचते हैं 2 और 4। तो आपके पास बाकियों की अरेंजमेंट कर देंगे 4 3 2 1। सिंप्लीफाई इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास 48 आ जाएगा। 48 ऐसे डिजिट आ रहे हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये टोटल 6 डिजिट हमें चाहिए ओनली 6 डिजिट नंबर।
तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। 312 ऐसे डिजिट आएंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। बाइनरी नंबर, यहाँ पे बाइनरी होगा। व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर इक्वलेंट टू द डेसिमल नंबर। ये आपके पास एक डेसिमल नंबर दिया है, इसके इक्वलेंट जो बाइनरी नंबर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो डेसिमल नंबर दिया है आपके पास, फर्स्टली आप उसको डिवाइड करेंगे हर एक वैल्यू को 2 से। जो भी आपके रिमाइंडर आएंगे इनको आप नीचे से लेकर ऊपर तक ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, जैसे 1 1, फिर अगेन आपके पास 1 1 1, 5 1 आ जाएंगे, 0 2 0 एंड लास्ट में 2 1। ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप करके देख सकते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर 3/3 है। 3/3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है जिसका डिटर्मिनेंट हमें 4 दिया है। हमें फाइंड करना है 2 इंटू एडजॉइंट होएगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ 3A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जो कि इस तरह से होगा 2 और 3 का मल्टीपल, 2 रेज़ टू पावर अल्फ़ा 3 रेज़ टू पावर बीटा। हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर सम करना है और उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखेंगे आपके पास क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है 4, तो 3A जो मैट्रिक्स यहाँ दी है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर स्केलर की पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगी, यहाँ 3 ऑर्डर है तो 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो कि 4 है यहाँ पे। तो आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा 3A का डिटर्मिनेंट 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा कि कोई मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो उसके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स रेज टू पावर n-1, n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास 3A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये आ रहा है, रेज टू पावर 3-1 हो जाएगा और सिंप्लीफाई होके एडजॉइंट ऑफ 3A मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी 3 रेज टू पावर 6 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, देन लास्ट स्टेप रहता है आपके पास जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ रही है उसका 2 स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना डिटर्मिनेंट रहेगा। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया 3 इंटू ए, जो कि जैसे आपके पास k इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू k रेज टू पावर 3 इंटू ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट आप यूज़ कर लेंगे, ये है 3/3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे भी यही यूज़ होगा। तो 2 रेज़ टू पावर 3, 2 इज़ के की वैल्यू यहाँ पे 2 है और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ 3A मैट्रिक्स वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 6 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 7 आ गई है, बीटा की वैल्यू 6 आ गई है, प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13, जो कि ऑप्शन बी है आपके पास। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, इसमें बोला है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट दिए हैं आपके पास। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट है, एक अल्फ़ा और बीटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा रेज़ टू पावर 100 बीटा रेज़ टू पावर 100 डिवाइड बाय अल्फ़ा रेज़ टू पावर 100 इन माइनस बीटा रेज़ टू पावर 100। पहले आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है और आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई इजीली किया जा सकता है। आप को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आपके पास 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, सेकेंड इज़ 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। 2 वैल्यूज़ आ गई, मतलब एक माइनस ओमेगा है, एक प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा इज़ माइनस ओमेगा, बीटा इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आप
आपके पास जो सिंप्लीफाई होगा वो आप यूज़ करेंगे। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है आपके पास, तो ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू में सिंप्लीफाई करो आप इस चीज़ को, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर की वैल्यू अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखी थी 1 होएगी, सॉरी -1 होगी, फिर मॉडुलस उसका 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। फिर जब आप डिनोमिनेटर में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा √3 और उसका मॉडुलस निकालने के बाद √3। तो आपके पास ऑप्शन 4th 1/√3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी से ही लिया गया है क्वेश्चन, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए एंड बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर के हैं। देन हमें बोला है ए बी माइनस बी ए जो रहेगी उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्टली आपके पास जो गिवन दिया है वहाँ से आप लिख लेंगे जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है। तो ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज। हमें बोला है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ए बी माइनस बी ए, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो अगर सब्ट्रैक्शन है तो ट्रांसपोज का रूल हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस ट्रांसपोज ऑफ सेकंड टर्म। फिर सिमिलरली फिर मल्टीप्लिकेशन की रूल पढ़ा है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली सेकंड टर्म पे यूज़ करेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू है वो गिवन रिजल्ट से यूज़ कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी ए माइनस ए बी, माइनस साइन कॉमन लेने पे ये आपके पास आ जा रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए माइनस टाइम। तो ये अगर ऐसा आता है तो आपके पास ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो अपने जैसे ए मैट्रिक्स अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर है। अगर इस तरह का रिजल्ट आता है तो ए मैट्रिक्स इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो हमें मैट्रिक्स दी है दैट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हमें दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है, फर्स्टली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज 0 रहती है। ठीक है, और जो अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ लोअर ट्रांसपो लोअर मैट्रिक्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ द डायगोनल एंट्री आर इक्वल बट नॉन ज़ीरो। तो ये गलत बोल रहे हैं क्योंकि डायगोनल एंट्री जो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो 0 रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट इज़ रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं सम ऑफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एंट्री, मतलब ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ का जो सम रहता है वो 0 रहता है। तो अभी मैंने आपको बताया जब भी आप कोई मैट्रिक्स लिखेंगे अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जैसे कि उसकी डायगोनल एंट्रीज 0 रहती हैं और यहाँ अगर 2 है तो इधर अपोजिट साइन के साथ है, अगर ऊपर +2 है नीचे -2 रहेगा। सिमिलरली अगर यहाँ 3 है तो इधर -3 रहेगा और इधर 4 है तो नीचे -4 रहेगा अपोजिट साइन के साथ। और इन 3 एंट्रीज़ का अगर आप सम करते हैं जैसा कि इन्होंने बोला तो वो 0 आएगा। तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू, तो ओनली ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी। 3 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनके रिस्पेक्ट में हमें ये सिंप्लीफाई करना है। क्या बोला है, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। कोई ए और बी मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और ए और सी को, वो इक्वल तभी होगी इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू सी मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रू है रिजल्ट आपके पास। देन सेकंड, बी मैट्रिक्स और एक एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और सी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है हैविंग एन ऑर्डर एन रोज़, जिसमें कि कॉलम मैट्रिक्स में एन रोज़ हैं। ये तभी पॉसिबल है इफ़ ए एंड बी आर सेम मैट्रिक्स। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, तो ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7।
देन क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी हैं, थ्री लीनियर इक्वेशन दी हैं आपके पास। हमें बोला है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन होगा आपके पास। ये क्लास 10 से आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ी थी और +2 में आपने लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल पढ़ लिया। उनका सॉल्यूशन के लिए आपको फर्स्टली मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी ये। तो ए मैट्रिक्स आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड, ठीक है। इस ऑर्डर में लिख के आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और A1 मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम को चेंज कर देना है, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी 4, 8 और 10 रिस्पेक्टिवल जो इक्वेशन है उनकी। बाकी 2 कॉलम सेम रहेंगे। ये A1 मैट्रिक्स होगी, इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है। सिमिलरली A2 का और A3 का। सब में A2 में आप सेकंड कॉलम चेंज करेंगे, A3 में आप थर्ड कॉलम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इनके डिटर्मिनेंट चेक करोगे तो चारों मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आते हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट एक्स वाई जेड की जो मैट्रिक्स डी होती है वो ज़ीरो रहता है और बाकी अदर भी ज़ीरो आते हैं, तो जो लीनियर ऑफ इक्वेशंस हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप देख लेंगे, जब मैं सॉल्व कर दूंगी तो आपको कमेंट कर दिए जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी था आपके पास। देखिए, द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है, इससे आपने पहले सॉल्व करना है और आपके पास कुछ इस तरह की क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो उसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी a - b और c, इनका सम। तो सम ऑफ दीज इज इक्वल टू a - b + c। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास एक z दिया हुआ है, जो कि 2 माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। और हमें क्या बोला है, इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो आपके पास दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो a + b की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सम करेंगे उसका, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। फर्स्टली हमें रूट दिया है, मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x की वैल्यू दी है हमें 2 माइनस आयोटा √3। सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ कर दीजिए और बाकी टर्म दूसरी तरफ। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। यहाँ a - b का होल स्क्वायर यूज़ कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इस रूट की हेल्प से, ठीक है। आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जो आपके पास जनरल इक्वेशन दी है वहाँ से आपके पास a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी आ जाएगी। देन उन वैल्यूज़ का सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, विथ दैट इज़ ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देख लेंगे, कोई मिस्टेक होगी तो पूछ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, हमें बोला है इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a + आयोटा b में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करेंगे आप डिनोमिनेटर को, फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है a + आयोटा b में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। a इज़ -1/2 एंड b इज़ √3/2, ठीक है। रैशनलाइज करना मे बी सभी को आता है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, और हमने पढ़ा है आर्गुमेंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका फॉर्मूला होता है π - tan इनवर्स b/a, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करके आर्गुमेंट फाइंड कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको tan इनवर्स की वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो π tan इनवर्स
आपके पास √3 tan इनवर्स √3 होता है π/3 पे। पाई माइनस π/3 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2π/3 ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है, हमें बोला है ए बी सी जो है ए पी में है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्टली इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके टू डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। मैंने आपकी सेकंड जो रो है उसको तोड़ के लिख दिया है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर हमारे पास दो टर्म है तो दो डिटर्मिनेंट बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट टर्म मैंने x+1 बनाई, सेकंड टर्म मैंने सबकी 1 बनाई थी, तो मैंने दो डिटर्मिनेंट ले लिए। इसलिए लिखा क्योंकि ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है यहाँ पे दो रोज़ आइडेंटिकल आ रही है और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता है। ठीक है, फिर हमें ओनली सेकंड डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना है। तो सेकंड डिटर्मिनेंट को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, उसमें मैंने जिस रो को 1 बनाया है उसके लास्ट 2 एलिमेंट 0 बना दिए हैं। ये C2 और C3 को चेंज करके C2 माइनस C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 ये ऑपरेशन लगाए हैं और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को चेंज कर दिया है। ठीक है, आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है अगर आप ऑपरेशन लगा के सिंप्लीफाई करते हैं तो इजी रहता है। फिर हमने सेकंड रो से इसको एक्सपेंड किया है तो आपके पास ये कुछ वैल्यू आ गई है। जब आप ए बी सी आर इन ए पी को पुट करेंगे, मतलब कि आपके पास बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी ये रहता है, तो आपके पास सिंप्लीफाई होएगा। ये देखिए हमारे पास निकल रहा है 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ये ए पी के मीन का फॉर्मूला रहता है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर हम इसको 0 लेके चलते हैं तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके पास 0। शायद ये ऑप्शन मैंने गलत लिखे हैं, आप इनको करेक्ट कर लेंगे। एक ऑप्शन रहेगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी आपके पास 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देन क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, APGP से दिया है आपको। यहाँ 3 नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर्स आपको गिवन है। देखिए फर्स्ट आपको नंबर दिया है log a टू द बेस x, सेकेंड नंबर दिया है a रेज़ टू पावर x, थर्ड नंबर दिया है log x टू द बेस b। ये जो 3 नंबर हैं ये GP में हैं, ऐसा कहा गया है। अगर हमारे पास 3 नंबर GP के दिए हैं तो GP के मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द मिडल टर्म। जैसे अगर A B C 3 नंबर GP में है तो स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये रहता है आपका फॉर्मूला। तो इस पे अप्लाई करेंगे आप इसको, तो ये आपका देखो मिडल टर्म है आपके पास AX का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ओके, देन सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग का एक फॉर्मूला है, अगर बेस आपके पास x बेस अलग है, लॉग ऑफ a टू द बेस b, तो log a अपॉन b आपके पास रहता है। तो ये यूज़ करेंगे दोनों पे, log a अपॉन x और इंटू log x अपॉन a। ठीक है, log x कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन इसको आप लिख देंगे log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, देन स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास अंडर रूट ऑफ log a टू द बेस b आ जाएगा, a रेज़ टू पावर x की वैल्यू। देन टेकिंग log टू द बेस a बोथ साइड, जब आप लेंगे तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास log आ जाएगा। और ये जो अंडर रूट पावर है, पावर रूल लगा के आगे आ जाएगा, तो आपके पास ये ऑप्शन, ये x की वैल्यू आ जाएगी। देख लेंगे ऑप्शन थर्ड है आपके पास विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारे पास 3 नंबर्स दिए हैं और ये बोला गया है ये 3 नंबर्स जो हैं AP है, ये शायद आर इन AP। देन हमें प्रूव करना है, नहीं सॉरी GP रहेगा, ये 3 नंबर GP में दिए गए हैं। फिर इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ABC कैसे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अभी हमने GP का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो मिडल वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, वही किया। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल यूज़ करेंगे, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड।
फिर आपके पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, देन एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स बी इज़ इक्वल टू ए प्लस सी। तो ए पी के मीन का फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये रहता है, तो ये 3 नंबर्स आर इन ए पी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास दिया है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ ए पी। दो टर्म्स दिए हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्टली फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से आप डी फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि आ जाएगा -7/12। फिर बोला है nth टर्म इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म। nth टर्म एक लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास होता है a + n-1 इंटू डी। लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म आपके पास रहती है -1। ठीक है, तो ये आप पुट कर देंगे a और d की वैल्यू, सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। देन क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है क्लास 10th लेवल का। इन्होंने बोला हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो हमें बोला है जो इट हैज़, जो बोला है रियल रूट्स होंगे, ये जो इक्वेशन है इसके रियल रूट्स एंड बोथ ऑफ देम लाई इन द इंटरवल 0 to 5। पहले तो रियल रूट्स कब होते हैं, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव या ज़ीरो होना चाहिए, तभी आपके रियल रूट्स होते हैं। अगर लेस देन ज़ीरो होता है तो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल देंगे, तो के की वैल्यू आपके पास लेस देन और इक्वल टू 4 आ जाएगी। तो हमें बोला है इस इंटरवल के बीच में कौन सी इंटीग्रल वैल्यू होगी, वो आपके पास हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यू, 4 इंटीग्रल वैल्यू होगी 0 और 5 के बीच में। क्या क्या होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड 4 होगी। ये 4 वैल्यूज़ होंगी के की, जो कि इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं और इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोला है, ये ए पी एंड ए पी, द फर्स्ट टर्म दी हुई है x, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज़ 0, दो कंडीशंस दी हैं। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म x दी है, Sn 0 दिया है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ से आप d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देन Sm बोला है हमें फाइंड करने के लिए, a और d की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो Sm की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करके। पर देखिए जो Sm की वैल्यू आई है वो आई है mx n-m अपॉन में आपके पास n-1। ठीक है, पर जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा करके देख लेंगे, अदरवाइज़ होगा तो इसी तरह से। पर यहाँ में भी इनकरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लेंगे इसको आंसर की से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोली है 25 फैक्टोरियल + 1 इज़ डिविजिबल बाय 26, और सेकेंड स्टेटमेंट बोली है 6 फैक्टोरियल + 1 इज़ डिविजिबल। हमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट 25 फैक्टोरियल जो रहता है यूनिट डिजिट इसका 0 रहता है। हमने पढ़ा है 4 फैक्टोरियल से ऊपर जब भी कोई नंबर लिखे जाएंगे ग्रेटर देन 4 फैक्टोरियल, उनका यूनिट डिजिट जो है वो 1 रहेगा, मतलब 10 की डिविजिबिलिटी होगी उसमें। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट में आप 1 ऐड करते हैं तो लास्ट जो नंबर रहेगा वो 1 रहेगा, और अगर वंस प्लेस यूनिट प्लेस 1 रहता है तो हमने पढ़ा है वो 26 का डिविजिबल नहीं होगा नंबर। ठीक है, तो दैट मीन फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में 6 फैक्टोरियल निकालेंगे 720 होता है, 720 + 1 करेंगे तो 721 आ जाएगा, जो कि 7 से डिविजिबल है। दैट मीन सेकंड स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया है। हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। क्या दिया है, z-1 अपॉन z+1, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। देन मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है। तो फर्स्टली हमें z एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमें बोला है जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z-1 अपॉन z+1, जिसको कि हमने z1 लेट किया हुआ है, ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है उसमें रियल टर्म नहीं है। तो यहाँ जो रियल पार्ट आ रहा है वो आपके पास ये आ रहा है, x² - 1 + y² अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस y²। ये आपके पास ज़ीरो होगा। यहाँ से आप एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, न्यूमिनेटर से आपके पास आ जाएगा x² + y² = 1, ठीक है। ये जो हमें गिवन दिया था, जो z1 हमने लेट किया है, यहाँ से एक इक्वेशन आ रही है कि x² + y² = 1। अब हमें बोला क्या गया था, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम किया है उसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस ऑफ z हमें फॉर्मूला पता है, √(x² + y²), और हमने वैल्यू निकाली है x² और y² की वैल्यू 1 है, तो √(1) विच इज़ इक्वल टू 1। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आज हम फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट के को फॉलो करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।